नमस्कार दोस्तों, मैं एस राज क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको पुनः बता देता हूं कि आपका 1 से लेकर आपको 36 तक क्वेश्चन का सोल्व आपको प्ले लिस्ट वीडियो मिल जाएगा बायोलॉजी का नोटबुक में। आप देख लीजिएगा। आपको 37 से चल रहे हैं, आपको पूरी नोटबुक तैयार करा देंगे। उसको बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलता ही है। चलिए, 37 क्वेश्चन कहता है स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। चलिए आराम से नोट कीजिएगा। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने से शरीर के अंगों का ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। स्तनधारियों एवं पक्षियों में शरीर के ताप का समान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें प्राणियों को दोनों प्रकार के रुधिर की अलग करना आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज क्या आ गया? ताप सामान्य बनाए रखने का लगातार ऊर्जा आवश्यकता होती है, इसीलिए करना पड़ता है। आप इसे नोट कर लेंगे अच्छी तरह से और याद भी कर लेंगे। अब 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र एक घटक क्या है। देखिए, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के दो प्रधान घटक हैं। क्या है? एक जाइलम जो खनिज के जलीय घोल को वहन जड़ों के पूरे पादप में करती है, और दूसरा जो है फ्लोएम जो पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन के पूरे पादप में फैलती है। जाइलम और फ्लोएम भी आपको वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लेंगे। जाइलम जो है जड़ से लेकर पत्ता तक ले जाता है, और फ्लोएम जो है पत्ता से लेकर जड़ तक आपको लाता है। उल्टा काम दोनों का है। अब 39 क्वेश्चन देखिए। 39 कहता है आपको, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं कम। चलिए, 39 क्वेश्चन छिप गया, ऐसे कीजिए। चलिए, 39 क्वेश्चन। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, अब बताना है। पादप में जल और खनिज का और लवण का वहन कैसे होता है। पादप में जल और खनिज का लवण का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है, और प्रसारण के नियमानुसार मृदा के कणों से बीच उपस्थित खनिज को जलीय घोल जड़ के मूल रोम होता है, छोटे छोटे रेशा होता है ना, उसमें प्रवेश करता है, उसके माध्यम से। इसी प्रकार के उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता है। उच्च सांद्रण मतलब ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो छिछला देने जाके बढ़ता है। और वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होता है, जब जल का वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके कारण जो उत्पन्न खिंचाव के प्रभाव से जलीय घोल पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से पौधे में जल और खनिज का वहन होता है। इस आराम से सोचकर नोट कीजिएगा तो आपको अच्छा तरह से हो जाएगा और समझ भी आएगा। ज़्यादा हड़बड़ा के मत कीजिएगा। अब 40 क्वेश्चन क्या कहता है? 39 तो हो गया। 40 कहता है कि पादपों में भोजन को वहन कैसे होता है। आप देखिए, पादप में भोजन को वहन पत्तियां के परिणाम होकर फ्लोएम वाहिनिकाएं द्वारा पूरे पादप के शरीर में भेजता है। फ्लोएम जो है ऊपर से पूरा लाता है ना जड़ तक, और फ्लोएम वाहिनी के चालनी नलिकाएं के चलनी पटक से होकर भोजन का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण जाता है। उच्च सांद्रण में ज़्यादा जो गढ़ा वो छिछला देने जाता है। ये आपको फ्लोएम के माध्यम से पादपों में भोजन का वहन होता है, पहुँचाया जाता है। अब 40 तो हो गया, अब 41 करना है। 41 क्या है? चलिए, 41 क्वेश्चन कह रहा है, उत्सर्जित पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किस विधियों का उपयोग करते हैं। देखिए, उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। पहला जो है, उत्सर्जित पदार्थ को पत्तियां में जमा करना और पतझड़ के माध्यम से उससे छुटकारा पाना। दूसरा पॉइंट जो है, अतिरिक्त भोजन तथा अन्य पादपों के फलों के फूलों तथा संग्रहकारी अंगों का जमा करना। ये जरूरी चीज़ है आपको किसके? उत्सर्जित पादप को छुटकारा पाने का, ये बात होगी। अब 42 क्वेश्चन कहता है, इससे आप अच्छा तरह से कीजिएगा, जरूरी चीज़ है। मूत्र बनने के मात्रा का नियम किस प्रकार का होता है। देखिए, मूत्र बनने का मात्रा का जो नियमन है वो ये उत्सर्जित पदार्थ के अंतर्गत आता है। जो उत्सर्जित पदार्थ के सांद्रण, जल की मात्रा, तंत्रिका आवेश तथा उत्सर्जित पदार्थ की प्रकृति द्वारा ये होता है। ये नियम के प्रकार है। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन। जैव प्रक्रम की आखिरी वीडियो है,
पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका नोट तैयार हो जाएगा, आप नोट कर भी सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन खून लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को वहन करता है। इसका कमी से ऑक्सीजन के अवशोषण की दर घट जाती है, जिसके ऊर्जा का उत्पादन घट जाता है और शरीर का जैविक क्रियाएं जो ठीक से नहीं हो पाती है। इससे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर का कार्य क्षमता घटती है। ये जरूरी चीज़ है। आप चलिए 44 क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार क्या भूमिका होता है। देखिए, भोजन जब पाचन होता है लार की क्या भूमिका है। लार एक पाचक रस है। लार जो होता है पाचक रस है। भोजन का पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। बताइए क्या निम्नलिखित है। यह मुख के घोल में चिकनाई पैदा करती है। जो लार जो होता है मुख खोल जो होता है उसमें चिकना पैदा करता है, जिससे चबाने समय रगड़ कम होती है, जिससे एक तरह से आपका चिकना बनाने का काम करता है। दूसरा, यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बना देता है। लार जो है ना भोजन को चिकना तो बना करता है और उसको मुलायम करता है। जो आप टाइट खाइएगा, सूखा रखा भोजन कीजिएगा, उसको मुलायम करता है। तीसरा पॉइंट है, यह भोजन को पचाने में मदद करता है। ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आप हमारी तरफ से VVI क्वेश्चन है। चलिए, और जैव प्रक्रम का लास्ट क्वेश्चन आपको आखिरी है इस जैव प्रक्रम का वीडियो का। आप इसे नोट कर लेंगे आप पूरी प्ले लिस्ट से, और उसको बाद आपको दूसरा लेसन हम लेकर आएंगे। तो आप पहला इसको 45 क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। देखिए, फुसफुस में कुपिकाएँ तथा वृक्क में वृक्कणाणु जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं रचना तथा क्रिया का विधि का तुलना कीजिए। देखिए, नेफ्रॉन का जो है ना जो विक्राणु बोलते हैं, इसको आप सचित्र वर्ण बुक के सहारे छाप लीजिएगा। हम इसको तुलना हम करके बता देते हैं। तुलना क्या है, फुसफुस कुपिकाएँ चलिए, तो फुसफुस की कुपिकाएँ वृक्क की विक्राणु। ये फुसफुस की कुपियाएँ क्रियात्मक इकाई हैं, अब विक्राणु की क्रियात्मक इकाई वृक्क है। अच्छा, दूसरा है, यह वयस्क फुसफुस में लगभग 30 करोड़ कुपिकाएँ होती है। वयस्क मतलब एजेड में, और ये विक्राणु में लगभग 10 लाख विक्राणु होती है। तीसरा पॉइंट है, कुपिकाएँ गैस विनिमय के लिए बृहद सतह होती है, और इसमें क्योंकि विक्राणु रुधिर को शुद्ध करने के लिए बृहद सतह बनाती है। ये नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरा वीडियो न देखें, जो नए यूजर होंगे जो चैनल अभी सब्सक्राइब न किए हुए हैं तो करिए लीजिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके इसका जैव प्रक्रम का पूरा नोट कर लीजिएगा। आपका 1 2 3 4 इस करके आपका वीडियो मिल जाएगा और नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।